हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 175th एपिसोड ऑफ राज की बात। राज की बात इज नागपुर's ओनली फेसबुक लाइव शो which is doing so well and 175th शो है आज, तो I'm really excited। बट आज मेरे एक्साइटमेंट के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, माता रानी आ गई हैं, नवरात्र का पहला दिन है। आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से प्रार्थना कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, बहुत 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 सारी खुशियाँ आए, यही प्रार्थना। तो पहला, मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज टुडे इज नवरात्र। सेकंड, I bought a new cycle. I got a new bike of my own. I mean, how amazing is that कि नवरात्र का पहला दिन है। बचपन से आज तक अपने लिए खुद की साइकिल खरीद नहीं पाया था। जब छोटा था तब भैया की साइकिल चलाता था, but now I've bought my own and actually I did not buy it, but my sponsor Naresh Chandra and company have been really nice to me and they gave me a cycle today, so I'm on cloud 9. I'm so happy. And third, I am interviewing someone. Well, I'm not interviewing him for the first time. I am interviewing him for the second time. And this guy is, I tell you, he's a star for me. For reasons. One, he is Nagpur's only disc jockey, only DJ जिसने अपना एक ब्रांड बनाया है, पहली चीज। दूसरा, एक ऐसा पॉपुलर ब्रांड ऑफ डीजेइंग हिमसेल्फ जिसको फ्रेटर्निटी में और फ्रेटर्निटी के बाहर लोग सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं करते, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तीसरा, नागपुर के जितने डीजेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग डीजे यही है। चौथा, जब आप इस व्यक्ति से मिले, इस डीजे से मिले, तो जिस भाव से, जिस प्रभाव से ये मिलते हैं, यू फील रियली वार्म। एंड द बेस्ट थिंग इज इनका और मेरा नाम सेम है। आई मीन आर सूडो नेम्स, जिसे हमें दुनिया जानती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम द वन एंड ओनली, one of the biggest names of DJing in Nagpur city. Please welcome the one and only DJ Raj. Hello. DJ Raj in the house. Thank you so much, Raj bhai. It's been very nice of you कि आपने मुझे इंटरव्यू के काबिल समझा। और सबसे पहले तो आपको विशिंग वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। माता रानी का त्यौहार आ गया है, तो आपको और सभी व्यूअर्स को वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। मेरे भाई, दिस इज मतलब ऐसा है कि त्योहार होंगे तभी आरजे राज विल मीट डीजे राज। 15 साल पुरानी एक कहानी है हमारी। 15 साल पहले मैं रेडियो सिटी में था और होली का त्योहार था। और उस दिन, जिस दिन होली खेलते हैं, हमने एक्सक्लूसिव किया था। तो मैं एक अपार्टमेंट में आया था और वहाँ पर मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी डीजे राज से। सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी कि मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, लेकिन यू आर अ ब्लैक एंड वाइट सेंसेशन। ये शुरू कहाँ से हुआ? ब्रो, ये तो इसकी शुरुआत तो अभी इतने साल हो गए फील्ड में, 14-15 साल। तो शुरुआत तो एकदम से नहीं हुई। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको कि मैं फील्ड में आया। उसके बाद में बचपन से मुझे डीजेइंग का शौक था, म्यूजिक का शौक था। देखा जाए तो डीजेइंग तो बाद की बात है। बचपन में मैं सबसे पहले जब स्कूल में था तो मैं अपने क्लासेस बंक कर करके म्यूजिक रूम में जाके बैठा रहता था। अच्छा। वहाँ ड्रम सेट बजाना, तबला बजाना, कॉन्गो बोंगो, रिदम से मेरा बहुत पुराना संबंध और नाता रहा हुआ है। तो उसके बाद जैसे ही बड़ा हुआ, ऑब्वियसली तो 10th के बाद जैसी थोड़ा सा समझ आई, दुनियादारी आई, तो क्या है, आपको पता है कि नागपुर और इंडिया, तो इंडिया में त्योहारों का और ये सब चीज़ों का कितना क्रेज है। 31st का सबसे पहले शुरुआत ऐसे हुई कि मैं जब कॉलोनी, हम लोग सोसाइटी में रहते थे पहले। सोसाइटी में कैसा है, जो यंगस्टर्स का ग्रुप है वो अलग ही होता है, तो उन लोग का अलग पार्टी चलती है। और यूजुअली पुराने टाइम पे टेरिस में ज़्यादा पार्टी होती थी। टेरिस में सब लोग इकट्ठा होते थे, लड़के, और पार्टी होती थी। तो वो टाइम पे मुझे घर में इतना शौक था कि पूरी सोसाइटी में सबसे अच्छा जो घरेलू साउंड सेटअप था वो मेरा ही था। अच्छा। कि मैं बहुत बचपन से मैं ये चीज़ों में बहुत दिमाग लगाया करता था कि
साउंड कैसा होना चाहिए, क्योंकि कैसा है आजू बाजू में जो अड़ोस पड़ोस के वो लोग क्या है भजन बजाना बहुत पहले, हे राम राम चालीसा, हनुमान चालीसा, आरती, तो उसमें क्या है अब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि ये लोग इतना साउंड बजा रहे तो क्यों ना मैं भी इनको टक्कर दूं, लेकिन मैं जो टक्कर देता था वो मेरा म्यूजिक अलग था, इनका म्यूजिक अलग था जी। तो वो जब चीजें बचपन में माइंड में आती है कि बाजू में कंपटीशन टाइप ऑफ चल रहा है, तो उस चीजों से लेके मैं साउंड में घुसा। छोटे छोटे स्पीकर्स को कंबाइन करना और उनको 4-5 स्पीकर को मिला के एक बड़ा सेटअप बनाना, उनकी वायरिंग करना, ये सब मैं खुद घर पे किया करता था। तो सबके मन में ये आ गया कि इनका सबसे अच्छा साउंड है सोसाइटी में, बहुत ही म्यूजिक में गाने बहुत अच्छे अच्छे ढूंढ के निकालता है, नेट पे बैठ के गाने डाउनलोड करना, तो ये सब चीज़ों में बचपन से था। तो जैसे ही अब कोई फंक्शन आया, गणपति आया या 31st आया, तो म्यूजिक का कुछ काम आया तो किसको बुलाना, तो आया सबसे पहले नाम राज का, राज को पकड़ो। तो वैसे करते करते मुझे सब लोगों ने सबसे पहले सोसाइटी का प्यार मिला, घर का प्यार मिला, सारे फ्रेंड्स का प्यार मिला कि यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत तारीफ किया सबने। तो वो चीज़ों से मुझे बहुत बूस्टअप एनर्जी, मॉरल बूस्ट बहुत मिला मेरे को। तो वो चीज़ों से लेके मैंने ये फील्ड में आया मैं, कि म्यूजिक में साउंड में आया। साउंड में आने के बाद जैसे ये घरेलू फंक्शन होना, किसी के बर्थडे पार्टीज होना, तो ये सब चीज़ों में मुझे बुला के लोग बोलते थे कि कुछ भाई यार चिल करना है, डांस करना है तो राज को बुलाओ, राज को पकड़ के लाओ। तो मैं जाता था क्योंकि मुझे उसमें खुशी मिलती थी। बराबर। मैं चीज पैसे के लिए नहीं करता था, कि लोगों को खुशी मिल रही है, लोग डांस कर रहे हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी खुद की तरफ से थोड़ा करूँ। बाकी जो छोटा मोटा जो पैसे का है वो तो इशू नहीं हो, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तो देता ही है हर कोई। बराबर। तो वो मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने जेब से क्यों दूं, मैं बाकी जो दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ। तो वो सब चीजें हुई। तो इतने साल हो गए भी फील्ड में, तो लोगों के लिए काम कर करके लोगों का मैंने खुद साउंड उठाया है राज भाई। साउंड उठा के मैंने पूरा लोगों का, ट्रॉली में मैं जाता था, खुद साउंड उठाता था और सेटअप करता था लोगों के अपने रामदास पेट में जैसे मेरा रहना है। तो अभिनव ठाकुर भैया का बहुत बड़ा नाम था पहले वो टाइम पे साउंड में, आज भी उनका नाम है। तो साउंड में वो टाइम पे बहुत बड़ा नाम था, तो मैं उनके गोडाउन के बाहर 4-4 घंटे खड़ा रहता था, जस्ट टू नो कि व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट इज दिस सिस्टम ऑल अबाउट। इतना बड़ा सेटअप है तो ये कनेक्शन कैसा होता है इसका, इसकी वायरिंग कैसे होती है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो मैं 3-3 घंटा अपनी साइकिल से जाके उनके गोडाउन पे खड़ा रहता था, जबकि वहाँ पे मुझे कोई जानता भी नहीं था और मुझे कोई ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं करता था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। फिर भी वहाँ पे खड़ा रहना और चीज़ों का खुद से नॉलेज लेना, किसी ने मुझे सिखाया नहीं, किसी ने मुझे प्रॉपर, मैंने किसी से पढ़ाई नहीं किया है साउंड की, फिर भी मैं जाके खुद से सीखा और खुद से सब सीख के मैं इतना डीप गया ये फील्ड में। फिर दूसरों के इवेंट्स करते करते फाइनली ब्लैक एंड व्हाइट का जो आपने नाम लिया है, वो मैं बोला कि हम इतने साल से लोगों के लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना खुद ही इन्वेस्ट करो, या फिर जो दोस्त है वो कैपेबल है और पार्टी से रिलेटेड है। तो कुछ दोस्तों ने बोला कि यार हम इन्वेस्ट करते, तू इवेंट कर, सक्सेस ही रहेगा 100%। तो हम लोग ने मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर साथ में ब्लैक एंड व्हाइट का काम शुरू किया। अच्छा, राज, यू हैव बीन एन अमेजिंग पर्सन ऑल्सो। लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि राज से मिलना मतलब एक वार्मथ हमेशा मिलती है, और मैं भी आपसे कई बार जहाँ भी मिला हूँ एक अलग वो फील आता है कि ये भाई समझता है वाली फील आप हमेशा देते हैं। लेकिन जब मैं बात करूँ कि 2012 में आपके पापा की डेथ हुई, कितना हैवी था आपके लिए वो दौर से गुजरना, बिकॉज वो एक टाइम था जब यू हैड न्यूली स्टार्टेड, आपने नया नया शुरू किया था। कितना डिफिकल्ट था, कितना कैसा गया वो वक्त? राज भाई, पापा की जब डेथ हुई तो मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी उनका ऐसा ये हो जाएगा, ये सीन हो जाएगा, क्योंकि हार्डली उनकी एज 60 के आसपास ही थी। तो और मैंने भी रिसेंटली जब मैंने प्रॉपर फील्ड में घुसा था तो 2006-2007 से मैंने स्टार्ट कर दिया था खुद का छोटा मोटा सेटअप लेके। लेकिन मेन जो मेरा पीक टाइम था वो 2010 के बाद ही था। 2008-2009 से स्टार्ट हो गया था प्रॉपर, यानी मार्केट में मैं एंटर कर चुका था। तो पापा की जब डेथ हुई तो मैंने सोचा नहीं था कि एकदम से डेथ हो जाएगी, और मैं वो कंडीशन में नहीं था कि छोड़ के चले जाएंगे पापा दुनिया से, क्योंकि हमेशा पापा का सपोर्ट रहा है। कुछ भी पापा ने ही शुरू से, क्योंकि घर में अगर मॉम चिल्लाती थी कि रात में नहीं जाना लेट, या फिर डीजेइंग इंडस्ट्री है तो इसमें हम लोग को लेट आना ही पड़ता है घर में, और वो जब टाइम था पहले का, वो टाइम में
घर वाले यूजुअली अलाउ नहीं करते थे बच्चों को कि क्योंकि बिगड़ जाएगा, टीन एज है, कहीं ड्रिंक करना स्टार्ट कर दे, कहीं स्मोक करना स्टार्ट कर दे, गलत लोगों के संगत में चला जाए। तो पापा का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट भी था और एक स्ट्रेंथ भी थी पापा की। पापा के जाने के बाद भी मैंने किसी तरह ये फील्ड को नहीं छोड़ा। और क्योंकि पापा मेरे एक्सपायर हुए तो वो दिसंबर में ही था, दिसंबर में 31 का शो था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शो तो नहीं कर पाया मैं, क्योंकि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में 13वीं के पहले कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि शो मस्ट गो ऑन है, लेकिन मैंने शो कैंसिल नहीं किया। मेरे जितने भी साथ में मेरे भाई थे और मेरे जितने भी कलीग थे, सबने प्रॉपर शो को निकाले। शो बढ़िया हुआ। मैंने 15-20 मिनट का वहाँ पे गया, मैं अपीयरेंस देख के आया, लेकिन कैसे दिल नहीं मानता है ना, क्योंकि 13वीं के पहले घर वाले अलाउ नहीं करते। तो फिर भी हुआ, लेकिन किसी तरह बैक टू लाइफ आए, बैक टू एवरीथिंग आए, और सिलसिला फिर भी शुरू रहा डीजेइंग में। राज, आप एक फैमिली से आते हैं जो एक बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है। आपकी मदर एक बड़ी नागपुर की जानी मानी लॉयर हैं। कभी ये नहीं सोचा कि पढ़ लिख कर थोड़ा बिजनेस कर लूँ या मॉम के जैसे लॉयर बन जाऊँ? राज भाई, लॉयर का जब बात आती है तो मैं ऑलरेडी लॉ कर चुका हूँ। बस मेरे 2-3 पेपर बाकी है। ये बाहर मस्ती करने के चक्कर में 2-3 पेपर नहीं निकल पाए, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये साल निकल जाए। अच्छा। और साथ में कैसा है, बचपन से जो कीड़ा था वो किसी और चीजों में था। जैसे मेरी हॉबीज है हॉर्स राइडिंग और ये सब चीजों में, कुछ अदर अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रीम मेरा हॉबीज रही है। डीजेइंग भी जो है वो कोई भी दूर दूर तक के कनेक्शन नहीं है घर में कि मेरे डैड या फिर मेरी मॉम या फिर मेरे ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मॉम म्यूजिक से रिलेटेड हो। ये पता नहीं, खुद से अंदर का कीड़ा है और वो जिंदगी भर रहेगा। ओके, तो ये शुरू किया फिर जी। अब जब आपने शुरू किया 2008-2009 में, तब डीजेइंग वाज अ न्यू थिंग इन नागपुर, है ना? कुछ बहुत नामी गिरामी लोग नागपुर, मुंबई से या पुणे में या गोवा में काम करने के बाद नागपुर में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई थी और एक पॉपुलर नाम लोगों के हो गए थे। मैं उनके नाम नहीं लेता, लेकिन आपने आकर द यंगेस्ट डीजे, आपने आकर जो गर्माहट लाई माहौल में, वो कितना डिफिकल्ट था? फ्रैंकली बोल रहा हूँ राज भाई, मैं जब फील्ड में आया तो उसके पहले जो था वो सीन बहुत अलग था। वो सीन था कि माउथ पब्लिसिटी और पोस्टर्स और जो हार्ड मीडिया, प्रिंट मीडिया वो और पेपर्स, ये सब ज्यादा चलते थे। वो दौर कुछ और था, वो मैं दौर देख चुका हूँ, लेकिन वो दौर में मैं उतना एक्टिव नहीं था। जब मैं फील्ड में आया तो मेरे जो पहले वाले सीनियर्स, उन लोगों ने नो डाउट बहुत मेहनत की। उन लोगों ने जो मेहनत की वो हमको उतना मेहनत नहीं करना पड़ा, हम लोगों ने किया है उतना मेहनत, लेकिन उन लोगों ने जो पर्सनली होल्ड बनाया था क्राउड पे वो तारीफे काबिल था। क्योंकि वो टाइम पे सोशल मीडिया बहुत कम, मैंने नहीं के बराबर देखा जाए तो था ही नहीं। फिर भी वो लोग ने मार्केट में इतना नाम किया, उसके लिए मैं बहुत हैट्स ऑफ है उनको। लेकिन हम लोग जब एंटर किए, मैं और मेरे जितने भी साथ में जो वो टाइम पे एंटर किए, उन लोगों को एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिली सोशल मीडिया नाम की। सोशल मीडिया ने हम लोग ने बहुत बूस्टअप मिला हमको कि प्रमोशंस में लेके और पब्लिसिटी में लेके बहुत सपोर्ट मिला। हालांकि हमने मेहनत भी उतनी की है, लेकिन उसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया हमको सोशल मीडिया का। तो उस चक्कर में मैंने फुल फायदा उठाया सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया का फायदा उठाने के साथ साथ मैंने जो मेहनत ऑन फील्ड ऑन स्टेज की है वो भी साथ में मायने रखती है, इतनी मायने रखती है। तो वो दोनों का जो मिक्सचर हुआ, जुगलबंदी मिला के, तो वो जो नाम बना, तो वो टचवुड अच्छा ही कुछ अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा, एक और चीज़, जब ब्लैक एंड वाइट सेंसेशन का पहला इवेंट था, क्या हालत थी? पेट में कितने चूहे कूद रहे थे? क्या रात भर नींद नहीं आई? क्या हुआ? कैसी मेहनत थी? राज भाई, वो जो हमारा पहला इवेंट था ब्लैक एंड व्हाइट, हम लोग ने मिलकर लॉन्च किए थे, मैंने और मेरे पार्टनर ने। तो वो टाइम पे हम लोग का कुछ भी ऐसा नहीं था। वो भी अपना फील्ड में अच्छे, डीजेइंग में उनका भी अच्छा नाम है और मेरा भी था। तो हम लोग ने क्या, हम लोग का उसके पहले होता था कि 2000 पब्लिक एक पार्टी में, 3-4 हजार पब्लिक एक पार्टी में। तो ये ऐसा डिवाइड एंड रूल के जगह हम सोचा कि एक आके खुद ही इन्वेस्ट करते, मिलके डालते पैसे, इन्वेस्टमेंट करते और कुछ पार्टनर्स लेके, इन्वेस्टर्स लेके हम लोग खुद का क्यों ना लॉन्च करें। तो हम लोग ने ये आइडिया हम लोग ने मिलके प्लान अप किया। हम लोग का जो फर्स्ट इवेंट था वो उसके 6 से 7 महीने पहले हम लोग ने ये सब डिस्कशन और ये सब खिचड़ी पकाना शुरू किया। तब जाके हम लोग का वो 6 महीने में हम लोग को लगा पूरा प्रॉपर प्लान अप करने को, लाइनअप करने को। सब लाइनअप होने के बाद हम लोग ने प्रॉपर जब ऑन पेज काम किया
उसके बाद हम लोग ने पिछले इवेंट के 2 महीने पहले से ऑन फील्ड पूरा चालू की तैयारी। अच्छा। 2 महीने प्रॉपर इवेंट के पहले हमको लगा, दिन रात हम लोग ने एक कर दिया, नींद नहीं आना रातों को, दिन भर काम करना, पागल सामान्य आवा दौड़ भाग करना, एक एक चीज एक एक काम हम लोग के पास, क्योंकि हमने कोई भी प्रोफेशनल अदर प्रोफेशनल्स हायर नहीं किए थे कि क्योंकि यूजुअली कंपनी करती है कि ये काम उसको दे दिया, वो काम उसको दे दिया, ये काम तू संभाल ले। हम लोग ने खुद हमारे दम पे सब काम किया, और जितना भी काम भागा दौड़ी काम मैं करता था, प्रमोशंस का काम वो संभालते थे, और हम दोनों ने मिलके यूजुअली बहुत काम किया, मैक्सिमम काम। और हम लोग के जो ऑब्वियसली हमारे ब्रदर्स और जो सारे दोस्त थे, उन लोग के मेहनत से इवेंट सक्सेस होता है। अच्छा, हर बार एक नया कॉन्सेप्ट लाना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे ये चैलेंज को कैसे मीट अप करते हैं आप? सबसे पहले इसमें तो लगता है कि आपका खुद का क्रिएटिव आइडिया और क्रिएटिव माइंड कितना काम करता है। उसके बाद जो मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है, जो पब्लिक को पसंद आएगा, जो हमारे साथ में जो फ्रेंड्स और कलीग्स है वो जो सजेस्ट करते हैं, उसके साथ में सब मिला के एक प्लान और आइडिया फाइनल, थीम कंसेप्ट डिजाइन फाइनल होती है। उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं 1-1.5 महीना, तो उसमें वर्कआउट करते हैं कि उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या पब्लिक को फील आएगा, क्या मजा आएगा, उनको पब्लिक को क्या क्या उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, और ओवरऑल उसकी थीम दिखेगी कैसे ऑन फील्ड ऑन इवेंट। तो वो सब चीज़ें दिमाग में रख के हम लोग थीम फाइनल करते हैं, उस पर फिर वर्कआउट करते हैं। अब नागपुर का जो मार्केट है वो एक बहुत ही गरीब मार्केट है। सॉरी मैं आपको ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, गरीब मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा गुस्सा है उन लोगों के लिए जो पासेस मांगते हैं, जो किसी ना किसी जुगाड़ से पासेस को मंगवाते हैं, या वो किसी का दोस्ती यारी का करवाएंगे, या रिश्तेदारी का करवाएंगे, या एडमिनिस्ट्रेशन का करवाएंगे, लेकिन पासेस मंगवाते हैं लोग। डीजे के बिजनेस पे, अगर डीजे इवेंट मैनेजर है तो उसके बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक एक पास का फ्री में दे देना, एक एक एंट्री का फ्री में दे देना, बहुत आत्मा दुखती है, लेकिन आप सामने कुछ बोल नहीं पाते। कैसे ये सब चीज़ें को हैंडल किया आपने? जी राज भाई, नागपुर का मार्केट देखा जाए ना तो अपार्ट फ्रॉम अदर सिटीज़ बहुत अलग है। नागपुर में हमारे जितने भी पब्लिक है, मैक्सिमम, सबका नाम नहीं लूँगा, सब खराब नहीं है, सब बुरे नहीं है, लिमिटेड लोग, बहुत गिने चुने ऐसे लोग हैं जो खुद के जेब से भी स्ट्रांग है, और दे आर हेल्दी इनफ कि वो लोग पे करके आ सके। लेकिन वेल्दी इनफ, यस हेल्दी तो है, लेकिन वेल्दी भी है। यस तो वेल्दी इनफ कि वो लोग पे करके आ सके, लेकिन उसके बावजूद वो लोग को कैसा, नागपुर की कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी कि भाई इवेंट में जाऊंगा, वहाँ पे भी करूंगा, वहाँ खाऊंगा पीऊंगा भी जम के, लेकिन मेरी एंट्री फी चाहिए। और वो एंट्री फ्री कराने के चक्कर में अपना थोड़ा दबाव और अपना दबंगपना दिखाने के, बाहुबलीपना दिखाने के चक्कर में अपने फ्रेंड्स को वो लोग जुगाड़ लगाते हैं। और जुगाड़ ऐसा लगाते हैं कि कोई भाई को फोन करेंगे, कोई कुछ अच्छा किसी का रिस्पेक्टेबल इंसान रहा, कि कोई पुलिस में, कोई नेता का हो, कोई पुलिस में हो, हाँ, तो उन लोगों के प्रेशर से, उनके रेफरेंस से हम लोग को बोलेंगे कि यार कुछ पासेस जमा दो, हम लोग का ऐसा सीन है, हम लोग का वैसा सीन है, मैं आपकी पार्टी बंद। या नागपुरियों कुछ चुनिंदा गुंडे भी हैं जो भी फ्री में पार्टी में नाचना है उनको, लेकिन पैसे नहीं देना है। तो वो सब सीन चलता है। तो हम लोग का जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसमें हम लोग का फिर भी बहुत स्ट्रिक्ट है राज भाई। अपार्ट फ्रॉम अदर पार्टीज, बाकी पार्टीज में फिर भी लोग घुस जाते हैं, लेकिन हमारी पार्टीज में हम लोग क्या करते हैं कि जो वो हमारा सीक्रेट है, इंग्रेडिएंट है, लेकिन हम ऐसा मैक्सिमम हम लोग यही करते हैं कि फ्री एंट्री ना दे। जो गुंडा भी रहे, बदमाश भी रहे, सबको भाईचारे से लेके और सबको प्रेम से लेके चलते हैं। और फ्री एंट्री 95% हम लोग नहीं देते, क्योंकि हम लोग हमारे फ्रेंड्स को भी फ्री पासेस नहीं देते ज्यादातर। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो लोग भी फ्री में आए। और यूजुअली आजकल कैसा हो गया, बुक माई शो और ये सब जो ऑनलाइन टिकटिंग एप्स है, सो उन लोगों के इसमें यूजुअली फ्री नहीं होता है। हम लोग कोई ऐसा रैंडम पीपल रहता है। पर आप मुझे तो फ्री में देते हो। आपका अलग भाईचारा है, आप तो घर के सदस्य हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैं कभी नहीं आया आपकी पार्टी में, सो सॉरी, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी पार्टीज बहुत हैपनिंग होती है, बहुत एक अलग किस्म का माहौल होता है आपकी पार्टीज में। लोग इंतज़ार करते हैं कि ब्लैक एंड वाइट सेंसेशन की अगली पार्टी कब होगी। तो जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग तारीफ़ करते हैं कि व्हाट एन अमेजिंग कंटेंट,
मज़ा आ गया म्यूज़िक सुन के, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे, यही तारीफ़ें आपको मिलती हैं, बिकॉज यही तारीफ़ें लोग आपके बारे में कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट सेंसेशन के बारे में कहते हैं, डीजे राज के बारे में कहते हैं। तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है? ऑब्वियसली अच्छा लगता है, दिल खुशी से फूला नहीं समाता है, ऐसा सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि जो दिन रात की मेहनत है हमारी, अगर वो रंग ला रही है एक आर्टिस्ट को, एक अप्रिसिएशन, सबसे बढ़िया चीज़ है दुनिया में, पैसे से बढ़कर आर्टिस्ट के लिए अप्रिसिएशन। पैसा हालांकि मायने रखता है, पेट का सवाल है किसी के भी आर्टिस्ट के लिए, लेकिन अप्रिसिएशन जो है, अप्रिसिएशन से एक आर्टिस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका ग्रोथ होता है, और अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिस्ट को हमेशा लाइफ में और आगे और आगे और आगे लेके जाता है। कौन सी चक्की का आटा खाता है डीजे राज? क्योंकि आजू बाजू हमेशा लड़कियां ही रहती हैं, वो पोस्टर हो या रियल लाइफ हो, लड़कियां हमेशा आजू बाजू ही रहती है डीजे राज की। लड़कियों को मेरा प्रणाम, लड़कियां लड़कियां आप सबको प्रणाम मेरा। लड़कियां बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लड़कियों की, और हमेशा करूँगा, लेकिन पता नहीं मार्केट में कुछ गलत रूमर्स फैल गए कि राज का, डीजे राज लड़कियों को लेके बहुत बहुत अलग सीन है, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं है, मन का साफ हूँ मैं। और लड़कियां कैसा है, लड़कियां तो ग्लैमर है पार्टी की, और पता है एक लड़की, एक स्त्री जो है, एक नारी है, नारी शक्ति जरूरी है। लड़कियां हैं तो हमें माँ, सब जो माँ है, टीचर है, सब लड़कियां ही आजकल जो है सब संभालती है पूरा। लड़कियां बहुत, सेम डीजेइंग भी लड़कियां संभालती हैं है ना? गर्ल्स आती है तो हम लोग के इवेंट में 4 चांद लगते हैं। सही बात। ग्लैमर तो आपने लेकिन ये भी चीज़ रखी कि कुछ फीमेल डीजेज हैं जिनके साथ आपने लगातार काम किया, उसमें से डीजे ग्रेसी है, फिर डीजे जिया है, ये लोगों के साथ आपने बहुत एक दो तीन इवेंट्स आपने किए, प्राइवेट इवेंट्स भी बहुत सारे किए आपने। तो कैसा रहता है फीमेल डीजे के साथ एसोसिएशन करना, तालमेल बैठाना, कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है? राज भाई, ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, डीजिंग इंडस्ट्री, इसमें तालमेल बैठाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस हम लोग का एक जो म्यूजिक का सीन है, थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए, थोड़ा बहुत हम लोग का जो मिक्सिंग टेक्निक्स है वो थोड़ी बहुत मैच होनी चाहिए, और नहीं भी हुई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका अपना अपना टेक्निक होता है मिक्सिंग का। एक फीमेल डीजे का इवेंट में होना नो डाउट बहुत पॉजिटिव है उसके लिए, क्योंकि एक फीमेल डीजे अगर फ्लायर पे आती है तो उससे पब्लिक को भी एक कंफर्ट जोन मिलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फीमेल और मतलब कपल्स कैन कम। यस, कपल्स जुड़े हुए हैं, और एक फीमेल जब म्यूजिक प्ले करती है तो उसका एक अलग चार्म होता है, स्टेज पे एक अलग खूबसूरती लगती है। और आजकल जो फीमेल डीजेस है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि फीमेल डीजेस खाली अपने ग्लैमर से और अपनी खूबसूरती के कारण आ रही है, फीमेल डीजेस में टैलेंट है। जो हमारी नागपुर की डीजेस है, डीजे जिया भी, वो भी टैलेंटेड है, जैसे कि डीजे ग्रेसी का आपने नाम लिया, वो भी टैलेंटेड है। उसके अलावा डीजे ब्लैक पर्ल है, वो भी हमारी काफी सीनियर डीजे है। ब्लैक पर्ल बहुत सीनियर है, लेकिन शी इज एन अमेजिंग प्लेयर, शी इज एन अमेजिंग पर्सन, बहुत दिल से अच्छी भी है। और अभी एक हमारी डीजे पूजा भी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो मुंबई में गौरव डीजेस वगैरह में पार्टिसिपेट करके आई है। तो लेडी डीजेस के लिए लक बहुत अच्छा है, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत स्कोप भी है, लेकिन लेडी डीजेस अभी दिन पर दिन बढ़ते भी जा रही है, काफी कंपटीशन उनके बीच में भी बढ़ रहा है। कुछ साल पहले सिर्फ मेल में था, सिर्फ मेल डीजेस में था कंपटीशन, अब फीमेल्स में भी आ गया, क्योंकि टैलेंट आ रहा है, सब में सब टैलेंटेड है, कोई ऐसा नहीं है। और अच्छी बात ये है कि सब एक दूसरे को सुनने जाते हैं कि कौन किस किस्म का म्यूजिक प्ले कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है ना? मुझे एक और बात जो जाननी थी आपके बारे में कि ब्लैक एंड वाइट सेंसेशन के इतने सारे सीजन्स हुए, अब उनमें सबसे यादगार सीजन आपका कौन सा रहा है? ऐसा कोई सीजन नहीं है राज भाई जो यादगार नहीं होगा। फर्स्ट सीजन से लेके अभी जो लास्ट सीजन हम लोग ने किया एटमॉस्फेयर में, हर एक सीजन ने बॉक्स ऑफिस, हमारा जो बॉक्स ऑफिस है वो बॉक्स ऑफिस में पूरा तोड़ रिजल्ट मिला, और हाउसफुल तो सारे इवेंट, एक भी इवेंट ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग का नेगेटिव गया, लॉस में गया। हालांकि ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ कुछ इवेंट्स में, पैसे निकल गए हम लोग के, लेकिन कोई भी सीजन नहीं था कि खाली गया होगा या सीजन पिट गया या तो फिर इवेंट फ्लॉप हो गया। हर एक सीजन में हर एक इवेंट उन्होंने तोड़ा है और रॉक किया है पूरा क्राउड पे। पैसों की बात करें, कमर्शियल्स की बात करें, स्पॉन्सर्स कितना सपोर्ट करते हैं एक डीजे इवेंट को या एक पार्टी इवेंट को? भाई आपको सुन के शायद एकदम सरप्राइज लगेगा कि मैं जो बोलूँगा, आज तक के ब्लैक एंड वाइट सेंसेशन में हम लोग ने फर्स्ट इवेंट से लेके लास्ट इवेंट तक के एक भी स्पॉन्सर से हम लोग ने हार्ड अमाउंट नहीं लिया है। 1 या 2 से लिया होगा, वो भी गलती से, क्योंकि कुछ हम लोग ऑफर रखते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन हम लोग किसी पे डिपेंड नहीं करते स्पॉन्सर्स के लिए। अच्छा। क्योंकि कैसा है, स्पॉन्सर्स यूजुअली क्या होता है, घुमाते हैं
कि हाँ। भाई हम लोग को टाइम दो, 2 दिन दो, 4 दिन दो। तो वो चक्कर में नागपुर में जितने भी मैक्सिमम इवेंट्स जो फ्लॉप हुए या तो फिर जो इवेंट के दिन कैंसिल हुए, वो 90% इवेंट स्पॉन्सरर्स के चक्कर में ही कैंसिल होते हैं। सही बात है। क्योंकि स्पॉन्सर इवेंट के एंड तक के झुलाता रहता है कि झुलाता है करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी बहुत देते हैं स्पॉन्सर्स की, भाई हम लोग साथ में कर लेंगे, मैं हूं ना, तू आगे बढ़, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो स्पॉन्सर्स अपने हाथ खड़े करते हैं और बोलते हैं भाई कुछ टाइम लगेगा, मेरा ये हो गया वो हो गया। तो उस चक्कर में इवेंट खराब हो जाता है। तो हम लोग स्पॉन्सर्स के भरोसे कभी नहीं रहते। स्पॉन्सर्स के भरोसे नहीं रहते, टिकट के भरोसे में मैक्सिमम लोग सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपका 95% का नो फ्री सिस्टम है, लेकिन और आप अपने थोड़े पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन यंगस्टर्स जो हैं वो डीजेइंग को ग्लैमरस फील्ड के हिसाब से देखते हैं। आपने तो करियर चुना, कितना डिफ़िकल्ट है सस्टेन करना, मेंटेन करना इसको करियर जैसा चुन के आगे बढ़ना। राज भाई, जैसे देखा जाए तो जो आम पब्लिक है, नॉर्मल पीपल है, उनके लिए ये फील्ड बहुत ग्लैमरस है, हैपनिंग है, क्या मज़ा आता होगा, इनको तो पार्टी वहाँ जाके चिल करते हैं वो लोग, उसके चार्जेस लेते हैं। लेकिन ऐसा है, लेकिन उसके अलावा जो बैक द स्टेज है, बिहाइंड द सीन है, वो चीज़ें बहुत अलग है। आप लोग हम लोग को जो ऑन स्टेज देखते हो वो दुनिया थोड़ी अलग है, और जो हमारी पीछे की मेहनत होती है, हम लोग रात भर जग के म्यूज़िक निकालना, उसको अरेंज करना, उसको हर पार्टी के हिसाब से सॉर्ट करना, म्यूज़िक में चेंजेस करना, उनको न्यू म्यूज़िक को स्टडी करना और उसको एक सेट में प्रॉपर डालना पार्टी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि फील्ड में अलग अलग पार्टीज होती है, कॉर्पोरेट गिग्स अलग है, उनका म्यूज़िक स्टाइल थोड़ा टेस्ट अलग है, क्लब डीजेस का टेस्ट थोड़ा अलग है, वेडिंग डीजेस में यूजुअली टेस्ट पंजाबी और ढोल और ओरिजिनल म्यूज़िक ये सब चलता है। तो वो सब लाइब्रेरी को मेंटेन करना, हम लोग का खुद का मेंटेनेंस करना, हम लोग का खुद का लॉजी, अभी तो हालांकि लॉजी नहीं है, पेन ड्राइव मेंटेन करना और बाकी खर्चे मेंटेन करना, हेडफोन्स लेना, सबका इक्विपमेंट पे ध्यान देना, बहुत खर्चे हैं और बहुत मेहनत है बिहाइंड द स्टेज। तो मेहनत तो काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा दिख रहा है, अच्छा सब हो रहा है। पेमेंट के लिए भी झुलाते हैं लोग, बहुत बार पेमेंट भी नहीं मिलती है, पास नहीं होती जल्दी। तो वो सब चीज़ों में भी फ्यूचर कैसे दिखते हैं इसका, डीजेइंग का फ्यूचर? डीजेइंग का फ्यूचर अगर प्रॉपरली किया जाए ना राज भाई, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। कुछ लोग इसके बारे में गलत मिथ फैलाते हैं कि क्या हो जाएगा आगे चल के, कितना कमा लूँगा। अब भाई आप देख रहे हो कि जो 50-50 साल से फील्ड में है, जबकि आप नागपुर के सबसे महंगे डीजे हैं। नहीं राज भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, सबका अपना, सभी महंगे, सब डीजे अच्छे हैं, मैं उनसे ज्यादा महंगा हूँ। थोड़ा बहुत चलता है प्राइस वेरिएशन में, ऐसी कोई महंगे सस्ते की बात नहीं, सभी महंगे। नहीं आप महंगे हो, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आपकी श्रद्धा है आपकी। नहीं सही बात है। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सुना है, ये मार्केट में रूमर नहीं है ये, लेकिन लोगों को भी पता है कि यू जनरली चार्ज हाई बिकॉज आपका काम वैसा है ना, तो आप वैसा उतना चार्ज भी करते हैं। लेकिन मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इतना जब चार्ज करते हैं, आउट ऑफ नागपुर आप इतना पूरा इंडिया घूमते हैं, वहाँ पे प्ले करते हैं, तो अपने आप को नागपुर के मार्केट के लिए तो आप अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कि ऐसा म्यूज़िक बजाना है। आउट ऑफ नागपुर जब जाते हैं तो कैसे? राज भाई, देखा जाए ना तो जो म्यूजिक है, मेरे हिसाब से जो नागपुर में अगर म्यूजिक प्ले कर लिया किसी ने, वो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी कर लेगा। जो नागपुर के डीजे है ना, वो इतने टैलेंटेड है और इतना उनमें कूट के भरा है टैलेंट कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम कमाएंगे। लेकिन कुछ सोच के कारण या तो कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को तराशते नहीं, अपने आप को, वो उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज है उसको पॉलिश करके आगे नहीं ले पाते, तो उस चक्कर में थोड़ा सा देखा जाए तो पीछे रह जाते हैं। लेकिन नागपुर के डीजेज में इतने टैलेंट और कैपेबिलिटी है कि वो वर्ल्ड में नाम कमा सकते हैं। नागपुर की पब्लिक ने बना दिया उनको, नहीं? नागपुर की पब्लिक इतनी रैंडम है, हर 5 मिनट में आपको वेरिएशन ऑफ म्यूजिक, वेरिएशन ऑफ डिमांड्स मिलेगा। हर 2 मिनट में आपको आके कोई बोलेगा पंजाबी डालो, कोई बोलेगा ईडीएम सुनना है। आजकल तो जो हमारे एजेड लोग हैं और जो थोड़े से अलग टाइप का म्यूजिक सुनने वाले हैं, वो लोग को भी इंग्लिश म्यूजिक पसंद आने लग गया है। तो टेस्ट ऑफ वेरिएशन, चेंजेस ऑफ वेरिएशन बहुत ज्यादा है नागपुर में। तो नागपुर में जो डीजे अगर सक्सेस कर लिया, वो मैं गारंटी देता हूँ कि वो हर जगह सक्सेस कर लेगा। डीजे राज की सक्सेस का मंत्र क्या है? म्यूजिक के प्रति एकदम 100% निष्ठा और दिन रात मेहनत करना, अपना माइंड नहीं भटकाना। मेन बात है कि मैं
म्यूजिक में मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि दो तीन चीज़ें हैं जो आपका मन भटका देती है। एक तो ये ग्लैमरस फील्ड है, तो इसमें लड़कियां इतनी आजू बाजू रहती है, तो अगर कोई डीजे या कोई बंदा, डीजे ना भी रहे कोई बंदा, अगर कोई एक चीज में डाइवर्ट हो गया तो वो उसका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाता है। उसको लगता है कि मैं डीजिंग कर रहा हूँ तो गर्ल्स हमेशा मेरे पास अट्रैक्ट होगी। अगर वो छोटी सोच में रह गया ना तो वो उसी सोच में रह जाता है कि वो हमेशा लड़के ही देखे। दूसरी चीज, अगर दारू, दारू भी ऐसी चीज है जो एडिक्शन है, या तो फिर स्मोकिंग एडिक्शन ही है। तो ज्यादा अगर कोई अपनी फील्ड को छोड़ के उस पल्ला उसका भारी हो गया वहाँ, तो वो उसका रेशियो बिगड़ जाता है, तो वो अपना प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के वो लाइफ में ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है। सही बात है। मेरे हिसाब से सक्सेस का एक ही मंत्र है, मेहनत करो, डेडिकेटेड रहो अपने वर्क को लेके, म्यूजिक में हमेशा अपने इम्प्रूवमेंट करो, गलत चीजें मत सोचो फील्ड में रह के, और 2 नंबर से यानी कि शॉर्टकट से पैसे कमाने का या नाम कमाने का तरीका मत ढूंढो। मेहनत ही एक मंत्र है जो सक्सेस करेगी, और स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये सच बात है डीजेइंग। डीजेइंग के ऊपर में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अब नागपुर में भी थोड़ी सी डार्क पार्टीज़ होना शुरू हो गई हैं। मैंने से डार्क पार्टीज़, आई ऑल्सो से देयर वेयर पीपल आर ड्रग्स का एक सिनारियो, कई सारा ड्रग्स आए दिन पकड़ा जा रहा है। तो आप भी पार्टीज़ में प्ले करते हैं, देखते होंगे लोगों को एक अलग नशे में धुत, कितना बुरा लगता है, या यू ओके विद इट? राज भाई, बुरा तो लगता है, क्योंकि मैंने आज तक के ना ड्रिंक किया है, ना स्मोक किया है, ना मैंने कोई तरीके का नशा या कोई तरीके का ड्रग्स मैंने छुआ भी नहीं है, ट्राई भी नहीं किया है। तो मैं जो चीज़ों को फॉलो, मेरे जो प्रिंसिपल से शुरू से रहे, क्योंकि मेरे घर पे भी किसी ने ये सब चीज़ों में था नहीं कोई, तो मेरा भी मन में बचपन से जो आसपास का वातावरण रहा है ये सब चीज़ों का नहीं रहा है। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग रहता ही है कि यार क्या हो रहा है थोड़ा पब्लिक को। हालांकि वो लोग एंजॉयमेंट के लिए ही करते हैं, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को कोई काम का ओवरलोड होता है, तो वो सब चीज़ों को लेके वो लोग ड्रिंक करना, स्मोक करना करते हैं, लेकिन उनका पार्ट ऑफ लाइफ बन गया, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो बुरा तो लगता ही है कहीं ना कहीं कि कहाँ जा रहा है हमारा यंग जनरेशन। यंग जनरेशन ने पार्टी करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना चाहिए, लेकिन ये लोग ज़्यादा घुस जाते हैं वो चीज़ों में, तो बुरा लगता है अल्कोहलिक चीज़ों में। कहीं ना कहीं बुरा लगता ही है कि अभी यंग एज यंग है, तो नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए वो चीज़ों में, लेकिन जा रहे हैं अभी लोग, क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप के इतने सारे डीजे फ्रेंड्स हैं, नागपुर में भी कुछ नाम डीजेस की बहुत पॉपुलर हैं, तेजस है, मॉन्स है, राहुल है, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। एक नाम बहुत पॉपुलर था, वो मैं बहुत मिस करता हूँ, वो है डीजे चेतन। है ना? चेतन का नाम मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और मैंने बहुत समय से चेतन को सुना नहीं है। एक और नाम है क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, SRK नहीं, SKR नाम भूल रहा हूँ। चलिए, तो ये कुछ ऐसे डीजेज हैं, आप किसको सुन के एंजॉय करते हैं? हु इज़ योर फेवरेट डीजे? राज भाई, नागपुर में हर डीजे, जैसे कि मैंने बताया, अच्छा है, सबका अपना अपना म्यूजिक टेस्ट है। कोई डीजे मोर इनटू डीप हाउस है, कोई डीजे मोर इनटू टपोरी मिक्सेस है, कोई डीजे मोर इनटू कमर्शियल म्यूजिक है। सो मैं शुरुआत से जो सुन रहा था, पुराने डीजे सभी अच्छे हैं। सबने अपने अपने फील्ड में, किसी ने वेडिंग में, किसी ने डीप म्यूजिक में, सबने अच्छा नाम कमाया। तो किसी एक का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आपको पता है नागपुर में नाम ले लो और मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम, सब अच्छे हैं डीजे। आपने जैसे कि जिनका नाम लिया चेतन भाई का, उनका म्यूजिक बहुत बढ़िया म्यूजिक है, और जो फील उनके म्यूजिक में पता नहीं आज के डेट में वो और कोई डीजे नहीं दे पाएगा मेरे ख्याल से। चेतन जो टाइम के डीजेस थे वो लोग का फील ही कुछ और था, वो लोग का म्यूजिक ही कुछ और था। सच बात। क्योंकि वो लोग का जो मंत्र था ना राज भाई, मैं आपको बताता हूँ, वो लोग का जो पूरा स्ट्रेटेजी थी म्यूजिक प्ले करने की, जो उनका सिनेरियो था, वो लोग शॉर्ट टर्म को लेके नहीं चलते थे। आजकल जो डीजेज है वो ज्यादातर मैंने देखा है कि स्टेज पर चढ़ने के साथ ही एकदम हार्ड म्यूजिक डालना चालू कर देते। वो लोग नए डीजेस जो बहुत सारे, तो वो लोग देखते नहीं कि पब्लिक का क्या मूड है, पब्लिक कौन से मूड में आई हुई है, पब्लिक कितनी देर पहले एंटर की है प्रॉपर्टी को, प्लेस को, वेन्यू को। तो वो लोग अपना चढ़ते बराबर हार्ड धाड़ धाड़ म्यूजिक डालना चालू कर देंगे। कई पब्लिक उससे बहुत इरिटेट होती है। तो वो लोग जो पुराने टाइम के हमारे सीनियर्स थे, मैक्सिमम उनमें से जो डीजेस थे वो पूरा रिदम लेके पूरा प्रॉपर पार्टी उठाना आता था, धीरे धीरे स्मूथली उठाना, वो लोग को वो चीज का टैलेंट था। तो उसका कुछ और ही फील था, उसका कुछ और ही मजा था। वो चीजें मैं भी देख चुका हूँ बचपन में, तो उसका अलग मजा था।
राज, अब क्योंकि आप इस बात को लेके हमेशा आपने भी ये बात खंडित करी कि और एक्सेप्ट नहीं करी कि भले मेरे पोस्टर पे सिर्फ आजू बाजू लड़कियां रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो डीजे राज शादी वादी करेगा नहीं करेगा? शादी का सीन ऐसा है ब्रो कि अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। अभी बड़े गाँव है तो नेक्स्ट ईयर सोचेंगे। जो किस्मत में होगी वो आएगी, और जिसके साथ भगवान ने लिखा है जोड़ी, जो डेस्टिनी में रहेगा वो आएगा। बिल्कुल। कैसे गए ये 6 महीने लॉकडाउन के? हाउ डिफिकल्ट इट वाज, हाउ इजी इट वाज? क्योंकि डीजेज और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अगर देखा जाए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अगर देखें तो सरकार की तरफ से वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंडस्ट्री को कोई सपोर्ट नहीं है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो सबसे आखिरी में चालू होगी, आखिरी में खुलेगी। उसमें भी डीजेस को और एंकर्स को और ये सब को, जितने टैलेंट्स हैं, इनको तो बहुत आखिरी में देखा जाएगा। कैसे देखते हैं सब चीज़ों को? 6 महीने से एक वैसे ही घर पे बैठे हैं, शादी का सीज़न है आने वाले, आज से नवरात्र शुरू हुई, डीजेस के पास नवरात्र में भी बहुत सारा काम रहता था, वो भी इस बार काम नहीं है। कैसे देखते हैं चीज़ों को? राज भाई, देखा जाए तो जो लॉकडाउन जब शुरू हुआ वो टाइम पे किसी को कुछ पता नहीं था एग्जैक्ट कि सीन होने क्या वाला है, लॉकडाउन कब खुलने वाला है, ये जो पेंडेमिक है इससे सब लोग कैसे लड़ेंगे, कैसा इसका वैक्सीन बनेगी, कुछ बनेगी, कुछ भी पता नहीं था। तो जब लॉकडाउन अनाउंसमेंट हुआ कि अभी पूरा टोटल लॉकडाउन रहेगा, तब लोगों को तो उतना पता नहीं था, तो लोग नॉर्मल अपना लाइफ में थे, सोना उठना। लेकिन एज अ डीजे हम लोग के लिए लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुई है, दुनिया यहाँ की वहाँ हो गई, क्योंकि हम लोग का जो शेड्यूल था सोने का, जागने का और पार्टीज करने का, तो वो एकदम से चेंज हो गया। एकदम से सब सन्नाटा हो गया, सब खत्म हो गया, एकदम से पूरी पब्लिक ऐसा लग रहा कि कोई गायब हो गए, सब दुनिया का ऐसा लग रहा था। तो सबके लिए ना, खाली डीजेइंग इंडस्ट्री के लिए नहीं, जो डीजेइंग इंडस्ट्री के साथ साथ जो सब चीजें चलती है, इवेंट वाले, मंडप वाले, शादी वाले, डेकोर वाले, सब पूरा इवेंट इंडस्ट्री पूरी शटडाउन हो गई। किसी के पास कुछ काम नहीं था। कुछ छोटे जो लोग थे उनके पास लिमिटेड जमा पूंजी थी, तो वो लोग बेचारे बहुत प्रॉब्लम में है। बहुत उन लोग को लगा सब कि कई लोगों के मुझे फ़ोन भी आते थे कि राज भाई कब चालू होगा, राज कब चालू होगा यार, कुछ काम नहीं है, आपके पास कुछ इंक्वायरीज आ रही है क्या? मैं बोला भाई मैं अकेला नहीं हूँ कि किसी के पास इंक्वायरी आएगी, आएगी तो सबके पास आएगी। तो हिम्मत मत हारो, एक ना एक दिन तो ठीक हो ही जाएगा। उम्मीद मत हारो, कुछ नेगेटिव कदम या कुछ नेगेटिव चीज़ें मत करो। छोटा मोटा कोई साइड बाय साइड काम है तो करो, किसी का जॉब करो, लेकिन जॉब भी नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम लोग तो जॉब से निकाल रहे थे वो टाइम पे। तो किसी ना किसी तरीके से लोगों ने अपना घर चलाया, गुजारा किया और अपना दिनचर्या जारी रखा। जैसा आपने मुझे पूछा कि मैं क्या करता था, तो जैसा कि आपको पता है कि मुझे घोड़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है पहले से, अपार्ट फ्रॉम डीजेइंग ये भी एक मेरा हॉबी है। तो मैं सुबह उठता था, शेड्यूल मैंने चेंज कर दिया था पूरा। सुबह उठो 5-6 बजे और हॉर्सेस के पास चले जाओ, अपने फार्म पे हॉर्सेस के पास जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। फिर दिन भर जब घर में आते थे तो कुछ ना कुछ म्यूज़िक में क्रिएट करते रहो, म्यूज़िक में कंप्यूटर में बैठो, प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ करो। हालांकि मैं खुद प्रोडक्शन करके लॉन्च करता नहीं हूँ म्यूज़िक, पब्लिकली मैं लॉन्च करता नहीं, मैं खुद के लिए प्रोडक्शन करता हूँ, क्योंकि मार्केट इतना टाइट है प्रोडक्शन का कि आजकल एवरी अदर डीजे इज प्रोड्यूसिंग हिज ओन ट्रैक्स। या तो खुद करता है या तो दोस्तों से करवाता है प्रोडक्शन। तो सही बात है। प्रोडक्शन में उतना ज़्यादा स्कोप अब अभी आऊँगा तो है नहीं, लोगों के लिए नो डाउट रहेगा, सबका अपना अपना सोच है, थिंकिंग है। तो प्रोडक्शन पर आप प्रोड्यूस करते हैं खुद के लिए? जी, मैं खुद के लिए करता हूँ। मैं खुद का सेट में जो एक्सक्लूसिव ट्रैक्स है खुद प्ले करता हूँ अपनी पार्टीज में, वो मैं पब्लिक में लॉन्च करता नहीं हूँ साइट्स पे ऑनलाइन। तो मैं खुद के लिए करता हूँ प्रोडक्शन। अच्छा, तो आप आपके 6 महीने उसमें गए? जी, मैंने अपना प्रॉपर जो लाइब्रेरी थी, म्यूजिक लाइब्रेरी, उसको सॉर्ट किया। कुछ उसमें पेंडिंग वर्क थे वो किया, मेरे पेज को लेके, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए मैंने कुछ टाइम निकाला और कुछ लोगों को मैंने म्यूजिक सिखाया, डीजिंग सिखाया, डीजिंग के गाइडेंस दिया। ये सब चीज़ें करके टाइम थोड़ा स्पेंड हो गया, कैसे ना कैसे करके निकल गए। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में 31st पार्टी होगी ब्लैक एंड व्हाइट सेंसेशन की? ब्लैक एंड व्हाइट सेंसेशन की पार्टी होगी जरूर। इस बार हम लोग नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे रोक सको तो रोक लो, अपना गुस्सा में करना। लिमिटेड पार्टी रहेगी, लिमिटेड क्राउड को टारगेट करेंगे। शायद हो सके कि हम लोग गेस्ट लिस्ट पार्टी करें, फार्म हाउस पे पार्टी करें, लिमिटेड पार्टी, लिमिटेड गेस्ट के साथ और सारे नॉर्म्स
जो भी लीगल नॉर्म से कि चेकअप करना है, जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके करेंगे। लॉ नहीं तोड़ते हम लोग, सारे प्रिकॉशंस लेंगे हम लोग पार्टी के लिए। और अगर अंदर हो गए तो फिर मम्मी है। नहीं, मम्मी का सपोर्ट, मम्मी के नाम से कभी ये काम नहीं किया कि मम्मी का सपोर्ट है तो करेंगे। कानूनी जो काम है, लीगल सारा परमिशन लेके हम लोग करते हैं। ठीक है। राज, आपसे एक बात, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। अब क्योंकि इतना नाम कमा लिया है डीजेइंग में, इतना पॉपुलर ब्रांड बन चुके हैं आप, हर जगह आपके चर्चे हैं, पार्टीज़ में द मोमेंट लोग एक दूसरे से पूछते हैं, किसी के घर में अगर कोई नागपुर के जितनी भी क्रीम क्राउड है उनके यहाँ कभी कोई शादी रही, संगीत रहे, कॉकटेल्स रहे, वहाँ पे वो पूछते हैं कि हु इज़ द डीजे, तो इफ़ द आंसर कम्स डीजे राज, तो पीपल आर रेस्ट अश्योर्ड, पीपल आर लाइक मालूम है मज़ा आने वाला है पार्टी में क्योंकि राज प्ले करने वाला है। अब इतना नाम कमा लिया, इतना काम मिल रहा है, ऑक्यूपाइड रहते हैं, कैसे देखते हैं आने वाले दिन, आने वाला वक्त जीवन में, और क्या क्या चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं? राज भाई, इतने साल हो गए ये फील्ड में, तो एक लगाव सा, एक जुड़ चुका हूँ ये फील्ड में, अच्छे से काफ़ी डीप जा चुका हूँ। तो आगे मैं देखता हूँ फ्यूचर म्यूज़िक में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं मुंबई में साउंड इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, मुंबई से प्रोफेशनल कोर्स है, मैं साउंड इंजीनियर हूँ। उसके साथ ही में मैंने जैसे कि डीजिंग खुद ही सीखा, लेकिन मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स डीजे अकील भाई की एकेडमी में, द स्कूल ऑफ डीजिंग से मैंने प्रोफेशनल डीजिंग कोर्स भी कर चुका हूँ। तो जब इतना सब मैं कर चुका हूँ तो वाई नॉट टू स्टे इन दिस फील्ड ओनली, क्योंकि इतने साल दिया है तो मैंने टाइम पास तो किया नहीं है इतने साल। सो आगे मैं और खुद को डेवलप करूँगा। अगर डीजेइंग में थोड़ा सा 19-20 रहता भी है तो मैं साउंड सेटअप है मेरा खुद का, बड़ा सेटअप है काफ़ी, तो साउंड सेटअप में भी मैं और आगे लेके जाऊँगा खुद के इक्विपमेंट्स को, और खुद का पूरा इन्वेंट्री बड़ा करूँगा बड़े शोज़, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को हम लोग साउंड कैटर कर सके, वो भी चीज़ में मैं जाऊँगा। साउंड इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, तो एज अ साउंड इंजीनियर भी मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करूँगा ही, और नागपुर का भी नाम रोशन करना है। आपने इतनी मेहनत करी है, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ये मेहनत आपको और बहुत ज़्यादा आगे लेके जाए। गॉड हैज़ बीन काइंड टू यू, एंड बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन एंड योर डिवोशन एंड योर honesty and loyalty towards work and people, so I just wish you all the very best। and मुझे एक चीज़ पता है कि डीजे राज ब्रांड ही काफ़ी है किसी भी पार्टी को हिट करने के लिए। वैसे ही आपकी लाइफ भी एक पार्टी रहे, आप भी उस पार्टी के मेन डीजे रहें, और भगवान आपके म्यूज़िक को भी इंजॉय करता रहे, बस यही प्रार्थना है, और यही आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड इट्स ऑलवेज good to meet you. You are an amazing person, Raj, and I love you, brother। And it's always great when an RJ Raj meets you DJ Raj। कभी किसी ने पूछा तो नहीं कि आप RJ Raj हो क्या? एक दो बार हुआ है मेरे साथ, स्टार्टिंग में बहुत बार ऐसा एकदम मोमेंट आता था कि RJ राज आप RJ राज हो। मैं बोला नहीं, RJ राज मेरे सीनियर है, तो गुरु इंसान है, मैं DJ राज हूँ। तो मेरे साथ हो चुका है ये इंसिडेंट एक दो बार। अच्छा, मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा। मैं कंसोल में खड़ा था, लोग आए, आप डीजे राज हो? मैंने कहा नहीं, डीजे राज अलग है, मैं आरजे राज हूँ। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर गिविंग ऑल योर टाइम। हम आपके थोड़े से पोस्टर्स दिखाते हैं और ये शो को यहाँ खत्म। मैं एक अपने सारे फैंस को, और जितने भी फैंस तो किसी को नहीं समझता हूँ मैं, सारे जो व्यूअर्स है और जो मेरे सारे चाहने वाले दोस्त है, भाई है, सारी बहनें है और सारी फ्रेंड्स है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपने इतने साल से सपोर्ट किया और आगे भी करते रहिए, ब्लैक एंड वाइट में आते रहिए, और हमेशा अपना प्यार बनाए रखो। मैं आपके वजह से वो यहाँ पे इतने साल से टिका हूँ कि आप लोग सुनते हो, झेलते हो मेरा म्यूज़िक, इसके लिए मैं टिका हूँ। सो आप अपना प्यार बनाए रखिए, पार्टीज अटेंड करते रहिए, और थैंक्स। मैं आपको हैप्पी नवरात्रि बोलता हूँ, और कीप रॉकिंग गाइस। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस दिन मैंने ये पोस्टर लॉन्च किया, फ्लायर मैंने पोस्ट किया कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करने वाला हूँ, किसी का मुझे मैसेज आया जिसने मेरे को एक ही चीज़ बोला कि आप नागपुर के नंबर 1 डीजे के साथ शो करने वाले हैं। नहीं, तो सुनिए ना, जब ये मैसेज आता है, आपको खुद को गर्व होता है कि आप इतने एक ऐसे शख्स के साथ अब इंटरव्यू करने वाला हूँ जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसके काम को पसंद करते हैं। तो आप बस ऐसे ही काम अच्छा करते रहिए, है ना? बिल्कुल राज भाई, लेकिन मैं नंबर 1 नहीं हूँ, मैं नंबर 1 कोई नहीं है, सब नंबर 1 है। जितने भी आर्टिस्ट है, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई अपना चाहता है कि नंबर 1 दे। कोई एक दिन, कोई एक महीना नंबर 1 रहता है, सबका टाइम आता है, सबका वक्त आता है।
ये सबका दौर आता है, तो हर कोई नंबर वन है अपना अपना टैलेंट में, हर कोई नंबर वन है। सारे मेरे भाई, सारी मेरी जितनी भी डीजे लेडी डीजे बहनें हैं, सारी नंबर वन है। You've been very kind. Good. God bless you for this. मॉम का आशीर्वाद से यहाँ तक के पहुँचा हूँ, तो थैंक्स टू माय मॉम की, जिसने इतना सपोर्ट किया और कभी गलत नहीं समझा कि रात जाएगा पार्टी करेगा रात को तो दारू पी के आएगा एक दिन, तो मैं नहीं किया वो सब हरकतें। तो थैंक्स टू माय मॉम एंड थैंक्स टू यू ब्रो कि आप इंटरव्यू लेने आए, इतना काबिल समझा, इतनी पार्टीज किया, इतना सब किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि आरजे राज के साथ इंटरव्यू करूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। माई प्लेजर टू, माई ऑनर, थैंक यू सो मच। हम आपको दिखाते हैं कुछ पोस्टर्स जो ब्लैक एंड व्हाइट के हैं। ब्लैक एंड व्हाइट ने ये फ्रेंडशिप डे बैश किया था। दिस वाज द फर्स्ट पार्टी। इसमें आप देख रहे हैं कि बेरी गैंगस्टर, डीजे मॉन्ट्स, बेरी गैंगस्टर एक अच्छा नाम है, इंटरनेशनल डीजे है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट का पोस्टर, ये एक और पार्टी हुई थी जो अमरावती रोड पे हुई थी, which was again an international black and white sensation। इसमें भी डीजे राज के साथ रश्मि सचदेव जो मिसेस इंडिया 2016 एंड सेलिब्रिटी सरप्राइज था, डीजे मॉन्ट्स भी उसमें थे। ये एक और एक फ्रेंडशिप डे पार्टी थी, तुली इंपीरियल की पार्टी थी, इसको 2017 अगेन। ये एक एटमॉस्फेयर 2019 की पार्टी थी, एटमॉस्फेयर में पबजी थीम पार्टी थी, है ना। ये एक ली मेरिन की बहुत हिट पार्टी थी, इसमें ये सबसे बड़ी हिट पार्टी थी नागपुर की, 3000 करीब क्राउड आया था। न्यू ईयर्स ईव की सबसे सक्सेसफुल पार्टी थी ये उस 2018 की। देन देयर वाज बॉली फ्यूजन करके एक पार्टी आई थी, व्हिच वाज अ पूल पार्टी, बिगेस्ट पूल पार्टी, बहुत सुपर गई थी। ये होली के दिन डीजे कवल आए थे। इसमें हमने आर्टिकल भी लिखा था नागपुर मसाला पे, है ना, आई स्टिल रिमेंबर। एंड देन लड़कियों के साथ डीजे राज। दिस इज सीजन 6। डीजे ग्रेसी एंड एक वॉयलिनिस्ट तातियाना हम लोग ने बुलाए थे। हाँ, ये वॉयलिनिस्ट थी हम लोग के साथ में कोलैब में, और हम जुगलबंदी कर रही थी। ओके, सो इट्स बीन एन अमेजिंग इंटरव्यू, इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी टिल नाउ। आई रियली विश ये जर्नी चलती रहे, आप तारे और सितारे जैसे चमकते रहें और अपनी मदर का, अपने फादर का, अपने शहर का नाम आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहरहाल आज डीजे राज से मुलाकात करने के बाद जो बात समझ में आती है वो क्या समझ में आती है कि आपको ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे लाइफ में, बट द ओनली थिंग यू कैन एक्चुअली डू व्हाट राज राइटली डिड वाज ही एक्सेप्टेड ऑल दोज थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड इन हिज लाइफ। उसने क्या किया, उसने चीज़ों को एक्सेप्ट किया, उसने अपनी राह नहीं छोड़ी, है ना, उसने अपनी राह नहीं छोड़ी, वो अपनी राह पे चलता रहा। और वो कहते हैं ना कि आप राह पे चलते रहो, दो चीज़ें होंगी, या मंजिल मिल जाएगी या तजुर्बा मिल जाएगा। डीजे राज को तजुर्बा भी मिला और मंजिल बहुत करीब है। यू विश हिम बेस्ट ऑफ लक, आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, एंड आई एम श्योर ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ एंड मे ऑलमाइटी ब्लेस हिम विद एवरीथिंग। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।